न्यूक्लियर फिजिक्स। पहले बात कर लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। अ, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले ही पता होंगी, लेकिन इनको रिपीट करना ज़रूरी है ताकि जो हम नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी इनसे रिलेटेड हैं। और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है स्लाइड, ये इंट्रोडक्शन है इस क्लास का, कि ये आउटलाइन है। इसमें हम ये तमाम टॉपिक क्लियर करेंगे। Nuclear physics is the field of physics that studies the building blocks and interactions of the atomic nuclei. हमारी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड है। न्यूक्लियस किन न्यूक्लियॉन्स पर मुश्तमिल है, वो किस तरह बाउंड है, वो किन फोर्सेस के तहत जुड़ा हुआ है, और क्या वजह है कि वो एक मुकम्मल न्यूक्लियस की शक्ल अख्तियार किया हुआ है। और इसमें हम देखेंगे द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, द पार्टिकल्स कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस, द इंटरेक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर फिनोमेना। पहले देख लेते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस is a central part of the atom, and it consists of proton, neutron, electron. लेकिन इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो इस डायग्राम में है कि जो एटम का साइज़ है वो किस रेंज में होता है, 10⁻⁻10 मीटर, जबकि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो 5 × 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में है। यानी कि जो एटम का सेंट्रल पार्ट है इट इज़ वेरी स्मॉल फ्रॉम दी डिजिट्स। हम ये देख सकते हैं कि ये 1,00,000 गुना छोटा है एटम के टोटल साइज से। और जो न्यूक्लियोसाइड इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये न्यूट्रल हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। जिस तरह के ये इसमें हम देख सकते हैं कि एक कार्बन को दिखाया गया है C14। इसमें का जो अटामिक मास है वो 14 है और 6 है। और अटामिक मास क्या होता है, अटामिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे न्यूक्लियस के, वो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनका जो टोटल सम है वो हमारे पास मास नंबर है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो एटॉमिक नंबर है। और जो रेडियस है वो हमारे पास, जो रेंज है रेडियस की वो 1.25, सॉरी, जो रेडियस की रेंज है हमारे न्यूक्लियस की 1.25 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसे आप मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो मेन पॉइंट्स हैं आप साथ साथ लिखते जाएं। और मैं ये जो स्लाइड्स हैं ये भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन जो चीज़ आप करते हुए साथ साथ लिखेंगे वो आपके जहन में साथ साथ बैठती जाएगी। उसके बाद ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर कैसे हुआ। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो हुई रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। वी आर वेल फेमिलियर विद द अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट ऑन द गोल्ड शीट, जिसका नतीजा ये निकला कि जो हमारा सेंट्रल एटम है दैट इज हाईली कंसंट्रेटेड और हाईली डेंस, और द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वाज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और ये हमारे पास रेंज है न्यूक्लियस के साइज़ की और ये एटम के साइज़ की। जो अहम चीज़ जो अहम चीज़ आई है अभी वो न्यूक्लियर फोर्स है। कौन सी फोर्स है जो न्यूक्लियस को होल्ड करती है? The force that binds together protons and neutrons inside the nucleus is called nuclear force. It is also known as strong force. Some characteristics of the nuclear forces are: it doesn't depend on charge. ये जो तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज बहुत शॉर्ट है,
जैसा कि हमने देखा कि न्यूक्लियस का साइज़ ही बहुत स्मॉल है, तो अगर न्यूक्लियस का साइज़ थोड़ा-सा भी बड़ा हो जाए, जिस तरह हम देखते हैं अपने हैवी न्यूक्लियाई में, तो आगे जाके हम देखेंगे कि ये ही वजह बनती है कि वो स्टेबल नहीं रहता और उसमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं। इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ऑलमोस्ट 10 to raise power 4 times it's more stronger than electrostatic forces. It is saturated forces. It favors formation of pairs of nucleons with opposite spin, यानी कि it's spin dependent. अगर तो opposite spin वाले nucleons आप एक दूसरे के करीब, जी जी, नंबर 4 जो है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, जो सैचुरेटेड फोर्स। सैचुरेटेड फोर्स, सैचुरेटेड का अगर हम देखें कि लफ्ज़ी मतलब क्या है, तो उसी से हमें ये हमारा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सैचुरेटेड, सैचुरेशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारे पास एक ये सपोज कर लें हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं डिफरेंट, तो ये क्या करेगा, कोई भी जो न्यूक्लियस है, तो सॉरी जो न्यूक्लियॉन है, वो अपने इर्द गिर्द जितनी भी उसके इर्द गिर्द सैचुरेशन है, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये न्यूक्लियन है, ये सेंट्रल है जो मैं इससे शेडिड कर रहा हूँ, इसके जो नेबरिंग में है कोई भी हैं, ये इनको अट्रैक्ट करेगा। इट डजेंट मैटर कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ये किधर है, इसके इर्द गिर्द जो भी कोई जो पार्टिकल है और वो उसको इंडिपेंडेंटली अट्रैक्ट करेगा हर तरफ से। यानी कि ये एक सैचुरेशन पे डिपेंड कर रहा है कि कितने उसके इर्द गिर्द एटम हैं। और जो नंबर पॉइंट 5 है, इट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ पेयर, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया, आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्पिन डिपेंडेंट है। अगर सेम स्पिन वाले न्यूक्लियॉन्स हैं तो उनकी जो पावरफुल अट्रैक्शन होगी, और ये जो न्यूक्लियॉन की अट्रैक्शन है, इट डजेंट डिपेंड अपॉन चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को भी करता है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से आया कि जब हम इंडिविजुअली न्यूक्लियॉन्स को का मैस मेजर करते हैं, तो उनका जो मैस था वो ज़्यादा आता था, लेकिन जब एक मुकम्मल न्यूक्लियस मैस मेजर किया जाता था डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, तो वो मैस कम होता था। तो इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो मैस में कमी ज़ाहिर हो रही है एज अ होल न्यूक्लियस में, वो कमी एज अ बाइंडिंग एनर्जी का एक्ट करती है। जो कुछ माइनर सा जो मैस कम होता है, वो बाइंडिंग एनर्जी में चेंज हो जाता है, और इसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। द ड्यूट्रॉन इज 0.002338 लाइटर देन द सम ऑफ द सेपरेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो हमारे पास ड्यूट्रॉन है, उसका जो होल का मैस है वो इतना कम आता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मैस से। तो ये जो मैस है, इसको अगर हम इज इक्वल टू एम सी स्केयर इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इस मैस को यूज़ करते हुए हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जी ये हमारे न्यूक्लियॉन्स का इंडिविजुअल मैस है और ये हमारे पास जो है एक मुकम्मल न्यूक्लियस का मैस है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करें, तो सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद जो आंसर आएगा, जिस तरह ड्यूट्रॉन की केस में ये आया है, तो उस केस में आपने इनको इज इक्वल टू एम सी स्केयर में पुट करके आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेनी है। This is the binding energy and is the energy needed to break that nucleus apart in its separate constituents. मुझे लग रहा है कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं, मैं एक दफ़ा चेक करूं, फिर इधर से कंटिन्यू करते हैं।
मुकर्रम, हेलो। जी जी मैं कह रहा हूँ कोई ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही, मुझे नोटिफिकेशन आ शो रही हो थी रहा है। आ रही थी। एक मिनट, आ मैं रही है, पहले मुझे फिर टेक्स्ट भी आया। मैं ना वो एक्सेप्ट कर लूँ, एक मिनट फिर मैं शेयर करता हूँ दोबारा। हाँ, रिक्वेस्ट आ रही थी। अभी पूछे कोई और तो नहीं करना चाह रहा, एक तो मैंने एक्सेप्ट किया अभी। एक टेक्स्ट आया था मुझे, आप कंटिन्यू हम्म, करो। चले ठीक है फिर। हाँ, एक एक दफा ना, और है। एक दफा सबसे पूछ लो, स्लाइड सब कुछ हो रही हैं, मुझे तो वैसे नहीं नहीं शो हो रही। नहीं नहीं, मैंने वो ना प्रेजेंटेशन ऑफ कर दिया, अभी दोबारा करूँगा। नहीं, जब ऑन थी ना तब भी शो नहीं थी हो रही, मुझे पता नहीं, मैंने ऐप डाउनलोड नहीं की शायद, इस वजह से कोई इस तरह का सीन है। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक दफ़ा पूछ लेते हैं। अभी शो हो रही है स्लाइड्स आपको? बाकी लोग बताएं, मुझे तो वैसे नहीं हो रही, मुझे पहले भी नहीं थी हो रही, बाकियों को हो रही थी। हो रही है शो? सब कुछ शो हो मैं रही है? लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ, आप स्टार्ट करो। चले मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप ज्वाइन कर लें। तो हम देख रहे थे बाइंडिंग एनर्जी को। तो जो बाइंडिंग एनर्जी का अगर हम एक तरह से और डेफिनेशन या इसे रीडिफाइन करें, तो इसे घुमा के एक और भी क्वेश्चन या स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो उस स्टेटमेंट के मुताबिक दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी एंड इज एनर्जी needed to break that nucleus apart in its separate constituents। तो कन्वर्सली जो एनर्जी न्यूक्लियस को होल्ड किए हुए है, उतनी एनर्जी हम न्यूक्लियस को प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे भी चलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, as it's clear from the statement that this is binding energy per nucleon. For example, if a nucleus has atomic mass 10, then we will divide total binding energy by 10। तो हमारे पास जो है एक न्यूक्लियन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मिल जाएगी। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है जो बाज़ात पेपर में आ जाता है कि ये हमारे पास इतने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो या घुमा के इस तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। द लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.7, वेरी इंपॉर्टेंट डिजिट, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये है किसके लिए? एटॉमिक नंबर 56, आई थिंक इट्स आयरन। हाँ, ये लिखा हुआ है आयरन। बियॉन्ड बिस्मथ न्यूक्लियाई और अनस्टेबल। और ये भी एक मार्जिन पॉइंट है। और हमारे पास जो है ये ए इज इक्वल टू 209, यहाँ से हमारे जो न्यूक्लियाई हैं ये अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। ए इज इक्वल टू 209, A is equal to 56, and highest binding energy is 8.7 mega electron volt। रेडियो एक्टिविटी, जो जो हमारे पास एटम्स का साइज इंक्रीज होता जाता है, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तो एक स्टेज पे जाके जो हमारा न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है, और वो जो मार्जिन लाइन है वो एटॉमिक नंबर ए इज इक्वल टू 82 है।
82 से जो भी एलिमेंट्स अबव हैं वो तमाम के तमाम नेचुरली रेडियो एक्टिव हैं। और उसकी वजह यही है कि एटम का साइज़ बढ़ जाता है। जब एटम का साइज़ बढ़ जाता है तो एटम स्टेबल नहीं रह सकता। और टू अटेन स्टेबिलिटी वो क्या करते हैं, हम डिफरेंट रेडिएशंस एमिट करते हैं। और वो जो बेसिक रेडिएशंस हैं वो हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा। यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी डिस्कस होगी वो ये है कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल किसी एटम से एमिट होता है तो उसका जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है वो क्या होगा, या जो पेरेंट न्यूक्लियस है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल है एक्चुअली इट्स हीलियम न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन। हीलियम न्यूक्लियाई है, इस पे +2 चार्ज है और इसमें का जो एटॉमिक मास है वो 4 है। तो जिस एटम से ये एमिट होगा उसका एटॉमिक मास 4 के फैक्टर से कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ एलिमेंट एक्स और उसका एटॉमिक नंबर है, सपोज कर लेते हैं हम ए, और उसका सॉरी एटॉमिक मास ए है और उसका एटॉमिक नंबर है वो जी। तो जब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो होगा हमारे पास एक्स A-4, यानी कि जो उसका टोटल एटॉमिक मास है उसमें से 4 एमिट हो गया। और इसी तरह हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 2 के फैक्टर से कम हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट के तौर पे एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा जो कि हमारे पास क्या होता है He4 और 2। उसके बाद है हमारे पास बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं। और जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो क्या ट्रांसम्यूटेशन आती है। तो बीटा पार्टिकल इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये जहन में रखना है कि जो एटम में एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना चाहिए। अगर नेगेटिव निकला है तो पॉजिटिव चार्ज बैक एंड पे इंड्यूस होना चाहिए, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अक्कर होंगे तो तब ही जाके हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा। तो अगर हमारे पास एक एटम है एक्स, सपोज कर लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर ए है और जी है, इसमें से हमारा बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या इस पे इफेक्ट आएगा। इसमें एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सॉरी एटॉमिक मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 1 के फैक्टर से प्लस हो जाएगा चार्ज को कंजर्व रखने के लिए। और अभी इनकी रेंज को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं इनकी रेंज कम होती है। द रीज़न इज़ दैट दे आर मैसिव पार्टिकल्स, so we know that it's difficult for a heavy body to maintain its inertia for long distance। और जो बीटा पार्टिकल्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, वेरी लाइटर पार्टिकल्स, और ये जो हैं इलेक्ट्रॉन्स इनकी रेंज ज़्यादा होती है। और उसके अलावा जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं इनकी जो आयोनाइजेशन पावर है इट्स स्ट्रॉन्गर दैन बीटा पार्टिकल्स। उसकी रीज़न एक तो ये है कि ये हैवीली चार्ज्ड है, इन पे चार्ज ज़्यादा है, जिधर जिधर से ये गुजरेगा वहाँ वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को या न्यूक्लियॉन्स को हिट करता हुआ जाएगा और उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को किक आउट करेगा और उन पे चार्ज इंड्यूस करवाता जाएगा। और जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं इनका जो पाथ है वो स्ट्रेट होता है। उसकी भी यही रीज़न है, हैवी पार्टिकल है, इसको डिफ्लेक्शन का सामना नहीं आता। छोटी मोटी डिफ्लेक्शन है, इलेक्ट्रॉन है, इनको इलेक्ट्रॉन इसको जो है रिपेल नहीं कर सकते या अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन, तो इनका जो पाथ होता है ये रैंडम होता है, बिकॉज we know that in outer part of the atoms there are electrons, electron can be easily deflected by electron। सो इसका जो अगर रेंज हम बीटा पार्टिकल की देखें इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस तो उस लिहाज से कम है, लेकिन इसका जो रैंडम डिस्टेंस है जो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से देखें तो मे बी इट्स इक्वल टू अल्फ़ा पार्टिकल, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस कवर कर सकता है ये बीटा पार्टिकल ये अल्फ़ा से ज़्यादा है।
Thirdly, gamma rays. Gamma rays are simply energetic photons, और इनके एमिट होने से न्यूक्लियस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है एटम में, सॉरी न्यूक्लियस में मौजूद है, उनको निकाल देता है। और इसमें जो हमारे पास अगर एक एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में है, इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स नॉट से। इसका एटॉमिक मास ए है, इसका एटॉमिक नंबर जी है। जब ट्रांसम्यूटेशन होगी तो क्या होगा, इस पे एटॉमिक मास और नंबर पे कोई फ़र्क नहीं। पहले ये एक्साइटेड स्टेट में था, बाद में ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियर फिजिक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ टाइम। द हाफ लाइफ टाइम मीन्स, एक दिन फिर दोबारा नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कोई और ज्वाइन करना चाह रहा है, मैं ज़रा उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दूँ। हाँ, मुकर्रम रिक्वेस्ट कर रहे थे, ज्वाइन कर लिया उन्होंने, अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं। पहुंचे थे हम हाफ लाइफ वाली स्लाइड पे। The half-life means time required for disintegration of half of the sample. Very simple, and we all are familiar with it. That if we have a sample, just say 10 grams of uranium, so the time required के टाइम जिसमें वो 10 ग्राम जो हैं वो 5 ग्राम रह जाएं, उनमें से जो 5 ग्राम हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएं, तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। यहाँ एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन अक्सर किया जाता है वो कुछ इस तरह से घुमा के किया जाता है कि जी हमारे पास एक सैंपल है, उसकी हाफ लाइफ वो कोई भी सपोज कर देता, कहता है 25,000 ईयर्स है, तो उसका जो 1/4 है वो कितने अरसे बाद रह जाएगा। तो हम यूजुअली ये देखते हैं कि भाई हाफ लाइफ है 5,000 ईयर्स सपोज, तो 2500 ईयर्स में वो आधा रह जाएगा, और अगले 2500 ईयर्स में वो बिल्कुल शो हो खत्म। रही जी जी, स्लाइड नहीं शो हो रही, नहीं शो हो रही। दोबारा रिफ्रेश करें। और किसी को शो हो रही है? काइंडली कोई और बंदा इन्फॉर्म करे किसी को शो हो रही है स्लाइड, अगर नहीं हो रही तो फिर भी बताएं। हेलो, हेलो, किसी को भी नहीं शो हो रही? काइंडली कोई एक रिस्पॉन्ड दे। अभी शो हो रही है? मैं फिर लीव करके ज्वाइन करता हूँ, शायद मेरी तरफ से कोई इशू होगा। बाकी जो लोग मौजूद हैं उनमें से कोई शख्स बता सकता है कि किसी को शो हो रही है? मुकरम भाई ने मैसेज किया, वो कह रहे हैं शो हो रहा है। हो रहा है, चलें ठीक है। तो हम थे हाफ लाइफ पे। तो जो हाफ लाइफ है वो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है, और इसका जो बेसिक यूज़ है इट्स कार्बन डेटिंग। जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको हम हाफ लाइफ के ज़रिए उनकी एज एस्टिमेट कर सकते हैं। दिस इज़ टेबल ऑफ सम
इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हाफ लाइफ। इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो यूरेनियम है, उसके बाद हमारे पास जो है पोटाशियम, और एक कार्बन की इम्पोर्टेंट है लेकिन वो इस टेबल में नहीं दी हुई। ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Nuclear reactions, we all are familiar with these two types of nuclear reactions. One is fission and other is fusion. और जो फिशन फ्यूजन रिएक्शन है, दे आर नॉट स्पॉन्टेनियस. We have to do some bombardment or other arrangement to take place these reactions. जो पहला है फिशन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई है, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं टू डॉटर लाइटर न्यूक्लियाई में, तो हमें एनर्जी मिलती है. दिस इज़ फिशन. इसको डिटेल में हम अगली स्लाइड में देखते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शंस आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज. जो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आपने ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी आप न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं या कोई रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें आपने ये तीन चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि जो हमारे पास चार्ज है इट इज़ कंजर्व, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व रहेंगे. तो कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, कोई इनकम्प्लीट स्टेटमेंट आ जाती है कि दिस इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन प्लीज़ कंप्लीट इट, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम इन चार रूल्स को मद्देनज़र रखेंगे. चार्ज ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहना चाहिए. सिमिलरली मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम और जो हमारे पास एनर्जी है वो भी कंजर्व रहनी चाहिए. बेशक वो एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की सूरत में हमारे पास कंजर्व रह रही है या किसी और सूरत में. जो फिशन है, स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज न्यूक्लियस टू स्मॉलर वंस रिजल्ट इन लिबरेशन ऑफ एनर्जी. हियर इज एग्जांपल U-235. इस पे हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, हमारे पास दो डॉटर न्यूक्लियर बनते हैं, बेरियम 141 एंड क्रिप्टॉन 92, और 3 न्यूट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा इवॉल्व होते हैं. तो उन रूल्स को हम अगर इधर अप्लाई करें तो हमारे पास जो टोटल मैस है 141 प्लस 92 प्लस 3, ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए 236 के, और ये कंजर्व रह रहा है इस सूरत में भी. इन दिस रिएक्शन मोर देन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज लिबरेटेड. यूजुअली हम कंपेयर करते हैं इसको फ्यूजन के साथ, तो ये भी एक अहम डिजिट है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको भी आप अपने पास नोट कर लें. emitted neutrons can induce additional fusion chain reaction. This is a typing mistake. Here it should be fission chain reaction. 3 न्यूट्रॉन हमारे पास लिबरेट हो रहे हैं, वो मज़ीद चेन को आगे लेके जाएंगे और ये अनकंट्रोल हो जाएगा. इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बेरियम रॉड्स होते हैं जो इन न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन that which element is used as a neutron absorber in nuclear reactors, and that is barium. No, I just forgot. मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था लेकिन मेरे जहन से निकल गया. चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड एंड इज अप्लाइड इन फिशन रिएक्टर. चेन रिएक्शंस लेफ्ट अनकंट्रोल्ड एंड इज अप्लाइड इन एटम बम. जो हमारे पास एटम बम होता है उसमें ये अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन होता है, उसमें हमारे पास जो न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्बर हैं वो नहीं रहते. The next is fusion. In fusion, we fuse two nuclei with the help of external energy. It is totally the converse of fission. फिशन में हम ब्रेक करते हैं जबकि फ्यूजन में हम फ्यूज़ करते हैं, और इसके लिए इसको अकर करवाने के लिए हमें बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत होती है. So primarily we use fission to make sure that fusion will take place. Fission से जो एनर्जी निकलती है उसको हम फ्यूजन के लिए यूज़ करते हैं, और
The second point, it is the primary source of the sun's energy. This is an important question, that which reaction takes place at sun which produce energy. Fusion reaction is applied in hydrogen bomb. Hydrogen bomb में भी ये fusion reaction apply होता है. Here is a little comparison of fission and fusion. Splitting a large mass nuclei into two medium mass nuclei while joining two low mass nuclei to a larger mass nucleus is fusion. Energy released per nucleon is less. Fission में जो energy है वो कम रिलीज होती है, जबकि फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है. अगर हम सिंपल कंपैरिजन करें तो ऐसे ही नज़र आएगा कि फ्यूजन में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एक्चुअली फ्यूजन में ज़्यादा होती है. उसका जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि फ्यूजन छोटे न्यूक्लियाई के दरमियान हो रही है, तो पर न्यूक्लियन अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो फ्यूजन की ज़्यादा है. कैन बी कंट्रोल्ड, हम इसे न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्बर के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्यूजन है इट्स अनकंट्रोलेबल. हीट इज़ नीडेड, एक्सट्रीम हीट इज़ नीडेड, लॉट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. जबकि जो फ्यूजन है इट इज़ लिटिल बिट सेफ बिकॉज इट डजेंट हैव न्यूक्लियर वेस्ट जिसको डंप करना बहुत मुश्किल है. तो मेरा ख्याल है अभी एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना वक्त निकाला. और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है या जनरल डिस्कशन है, आपके जहन में कोई आइडिया आता है कि ये पॉइंट मिस हो गया, तो अभी वो डिस्कस कर लेते हैं.